नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। ईरान और अमेरिका के बीच में आज दूसरे दिन लगातार हमलों का सिलसिला जारी रहा। ये पूरी दुनिया भर के लिए तो बेहद चिंताजनक खबर है ही, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत दुखदायक खबर आई है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के 2 युवा नाविकों की जान चली गई है। एक कमर्शियल वेसल पर हुए अमेरिकी हमले की वजह से एक नाविक अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से आपको मैं कुछ ही देर में बताती हूँ, जानकारी देती हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि ये दूसरा दिन है जब अमेरिका ने एक बार फिर से हमले किए ईरान पर, उन पर उन्होंने मिसाइल दागे और ये कहा कि ये हम सेल्फ डिफेंस में ही कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान ने मार गिराया है। हालाँकि उसमें दोनों ही पायलट्स को सुरक्षित बताया गया और उसके बाद अमेरिका ने 1 दिन पहले ईरान पर जिस तरीके से हमले किए, आपको मैंने कल की व्लॉग में बताया, तो ईरान ने जवाबी हमले किए बहरीन पर, जॉर्डन पर। इस पूरे क्षेत्र में जो इस वक़्त बहुत ही डेंजरस भयंकर जो एक एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो सीज़फायर था, संघर्ष विराम था 8 अप्रैल का, तकनीकी रूप से भले ही ये ना कह रहे हों कि ये टूट चुका है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी दावा कर रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जारी है, ईरान अगले 24 घंटे के अंदर में हमारी शर्तों को मान ले, लेकिन ये संघर्ष विराम अब नहीं रहा है, जो एक प्रिटेंस था संघर्ष विराम का। उधर ईरान ने आज फिर से जब अमेरिका ने दूसरे दिन अपने हमले किए, तो उन्होंने कुवैत, बहरीन में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है और साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरीके से एक बार फिर से बंद कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये हाइटेंड सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से टेंशन्स को देखते हुए इसे बंद किया है। In continuation of the hostile actions by criminal America and following the initiation of military aggression against areas of Hormuzgan province, effective immediately, Strait of Hormuz is officially declared closed to the passage of any vessels. हर वेसल के लिए बंद कर दिया गया है, including tankers and commercial ships due to heightened insecurity. It is warned that any passage will be immediately targeted. ये वाहिदी हैं जो आईआरजीसी के ऑफिशियल हैं, उनके हैंडल से ये पोस्ट ट्वीट किया गया है। अब ईरान के मीडिया ने कहा है कि जिन एरियाज़ में अमेरिका के हमले हुए हैं, उसमें शामिल है केशमदीप, बंदर अब्बास, पोर्ट, मिनाब, एक बार फिर से जहाँ आपको पता है कि एलिमेंट्री स्कूल में यूएस स्ट्राइक्स की वजह से 168 बच्चियों की जान गई थी और ईरान जब-जब नेगोशिएशन के लिए जाता है, तो उनकी प्लेन पर 168 लिखा हुआ होता है। उनकी जो फुटबॉल टीम है, वो 168 लिखी हुई जर्सीज़ पहन रहे हैं। मिनाब स्कूल के बच्चों की जो बैग्स हैं, उसको लेकर जा रहे हैं फील्ड पर। कई इलाकों में ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं, वो एक्टिव कर दिए गए। साथ ही खबर आई कि कराज, जहाँ बी-1 ब्रिज की बॉम्बिंग हुई थी, और अमेरिका के हमले शुरू होने के पहले जो ईरान और इज़राइल के बीच में हमले और जवाबी हमले देखने को मिले थे, उसमें भी कारज के साथ में केशम आइलैंड्स इस पर हमले किए गए थे, तो वहाँ पर एक बार फिर से जो हैं हमले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि ईरान ने इस समझौते में देरी की है, बातचीत में देरी की है और इसीलिए जो है अमेरिका वो ये दबाव बनाए रखेगा लगातार ईरान पर और उनको बेसिकली जो है वो हर संभव पोस्चरिंग अपनी कर रहे हैं। मतलब लोगों की जानें जा रही हैं, भारतीय नाविकों की जानें जा रही हैं और अमेरिका क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि भई देखो हम कितने तेल के बैरल्स निकाल रहे हैं ईरान से। मतलब ये है असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है कि क्या आपको जो लोगों पर महँगाई का बोझ है, महँगाई की मार पड़ रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन से फ़र्क नहीं पड़ता? तो वो कहते हैं, "नो, आई लव इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज़ ग्रेट, मुद्रास्फीति तो बहुत अच्छी बात है।" और उधर आपकी ईरान पर जो है मतलब लोगों की जान जाने की जगह वो कह रहे हैं कि हम तो तेल निकाल रहे हैं, जो अल्टीमेट गोल होता है ईरान का। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि ईरान से ऑयल कैसे निकाल रहे हैं। I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. So they then shot at
our helicopter. Very expensive helicopter, by the way, but much more importantly, the two men, fortunately, they're okay. But an amazing rescue. If you ever get a clip, you won't believe the rescue, how cool it was. The equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, they say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was a path to a nuclear weapon. This is a path against a nuclear. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because, you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. सेंटकॉम ने यहाँ पर यूएस सेंटकॉम ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि यूएस फोर्सेस कंप्लीट लेटेस्ट स्ट्राइक्स इन ईरान, एडिशनल सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स अपने आत्मनिर्भर में against multiple targets in Iran June 10 at the commander-in-chief's direction. CENTCOM forces launched strikes on Iranian military surveillance capabilities, communication systems, and air defense sites across Iran. US Marine Corps, Air Force, and Navy assets fired precision munitions on Iranian targets that posed a threat to US forces and international commercial ships transiting regional waters. अमेरिका कह रहा है कि ईरान के जो शिप्स जो ब्लॉकेड अंतर्राष्ट्रीय वेसल्स के लिए लगातार जो है एक ब्लॉकेड बने हुए थे, बाधा बने हुए थे, तो उनको हमने टारगेट किया। और इससे आपको हासिल क्या हुआ कि आपने ब्लॉकेड को खुलवा दिया। एक ब्लॉकेड के जवाब में जो आपने दूसरा नेवल ब्लॉकेड करके रखा हुआ है, क्या आपने खुलवा दिया है? द स्ट्राइक्स आर इन रिस्पॉन्स टू ईरान्स अनवारंटेड एंड कंटिन्यूड अग्रेशन। यूएस फोर्सेस रिमेन विजिलेंट, लीथल एंड रेडी। आप ब्लॉकेड को तो खुलवा नहीं सके हैं, लेकिन उसकी जगह जरा देखिए आप इन इमेजेस को। ये बिल्कुल ही एक कम उम्र नौजवान भारतीय नाविक हैं, महज 23 साल के आदित्य शर्मा, डेक कैडेट। इनकी जान जा चुकी है। एक और शख्स है, इंजन फिटर थे वो, शिवानंद चौरसिया। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जो पलाऊ के लिए इंडियन पलाऊ फ्लैग्ड तेल टैंकर है, एमटी सेतेबोले, और इस अमेरिकी हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। जो मैंने आपको नाम बताए, आदित्य शर्मा जो कि डेक कैडेट हैं, शिवानंद चौरसिया हैं जो कि इंजन फिटर हैं, और जहाज के जो चीफ इंजीनियर हैं पटनाला सुरेश, वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये जानकारी फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एफएसयूआई ने दी है। एफएसयूआई के जो महासचिव हैं मनोज यादव, उन्होंने कहा है कि जहाज से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, और उनके मुताबिक जो जानकारी उनको उपलब्ध है, 2 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक भारतीय जो जहाज के चीफ इंजीनियर हैं वो लापता है। यादव ने अमेरिकी सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ओमान तट के पास में विदेश मंत्रालय ने हालांकि इस हमले की जरूर निंदा की थी, और इसमें 24 भारतीय मौजूद थे, जिनमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक और जहाज पर हमले हुए थे, जिसमें लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन भारत ने कहा था नहीं नहीं, ये तो प्रतिबंधित टैंकर है, ये टैंकर 4 दफा कोशिश कर चुका है ईरान के बंदरगाह घुसने की, और इसीलिए जो है अमेरिकी फायरिंग में आया ये। लेकिन अब जबकि 2 भारतीय नाविकों की जान गई है,
जिसमें राजेश शर्मा जो कि सेलर आदित्य शर्मा के पिता है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उनसे अभी तक किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं साधा। ये कुछ घंटों की पहले की बात थी। अब जाकर भारत ने जो है एक अमेरिकी डिप्लोमैट को तलब किया है, क्योंकि ये जो टैंकर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान में जिस पर हमला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय ने एक डिमाश दिया है यूएस के चार्ज अफेयर्स जेसन मीक्स को। जेसन मीक्स के साथ में 30 मिनट तक मुलाकात हुई है। तो आप जब डिमाश देते हैं, आप एक औपचारिक रूप पर एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। जब ईरान की तरफ से एक फायरिंग हुई थी एक इंडियन वेसल पर, तो उसमें ईरान के एम्बेसडर को तलब किया गया था। एम्बेसडर को अभी भी तलब नहीं किया गया है। चार्ज द अफेयर्स जेसन मीक्स आते हैं, सर्गियो गौर नहीं आए हैं। और आप सोचिए कि 2 ऐसे नौजवानों की जान चली गई है जो इतने कम उम्र हैं, और उनकी मौत हो चुकी है क्योंकि अमेरिका ने स्ट्राइक किया है। इस अमेरिकन ब्लॉकेड से फायदा क्या हो रहा है, हासिल क्या हो रहा है? ये भी तो एक्ट ऑफ वॉर ही है। अगर ईरान का ब्लॉकेड अवैध है, गैर कानूनी है, अमेरिका का ब्लॉकेड कहां से कोई कानूनी है? एंड इस कॉट इन द क्रॉसफायर वाली सिचुएशन में कितने मासूमों की जान जा रही है इस क्षेत्र में। इस युद्ध के जारी रहने से पूरी दुनिया भर में अर्थव्यवस्था तो खैर चरमरा ही रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जानें जा रही हैं। भारत के जो ऑनवॉय हैं यूएन में, पी हरीश, उन्होंने निंदा की है और कहा है कि मर्चेंट शिपिंग पर कोई हमले नहीं होने चाहिए, as many of our nations are prominent in the global workforce. पी हरीश ने क्या कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं यूएन में। Of the ongoing conflicts in the Middle East, the immense humanitarian and human toll in terms of loss of lives, injuries, and large-scale displacement of vulnerable civilian populations, impediments to freedom of navigation and consequent impact on global flow of commerce, including massive disruptions to established supply chains and global energy supplies. India would like to re-emphasize its position on the recent developments in the Middle East. First, we express our deep concern at the conflict in Iran and the Gulf region that unfortunately began in the holy month of Ramadan, and urged all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. The intensification of the conflict and its spread to other nations have evoked great anxiety. The mounting destruction and deaths and cessation of normal life and economic activities have deeply impacted India, a proximate neighbor with critical stakes in the security and stability of the region. There are almost 10 million Indian citizens who live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are of utmost priority to us. Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping, as many of our nationals are prominent in its global workforce. Many Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of attacks against countries of the region and against merchant vessels and sea lanes of communication. In this background, India strongly reiterated its call for dialogue and diplomacy, avoiding impeding freedom of navigation and commerce, avoiding military targeting of commercial shipping, avoiding targeting of civilian population and infrastructure, and seeking an early end to the conflict. India expressed its support to all efforts aimed at peaceful resolution of issues. Second, regarding the situation in Gaza, we believe it has grave humanitarian implications that calls for a sustained ceasefire, humanitarian access, and a credible pathway towards a durable and peaceful resolution based on a negotiated two-state solution with a sovereign, independent, viable state of Palestine living side by side in peace and security with Israel, within secure and recognized borders. This remains the only path to achieve lasting peace and overall prosperity. India is also a committed development partner of Palestine with projects worth $170 million. We will be handing over in a few days $2.5 million to UNRWA, the first tranche of our annual contribution of $5 million. Third, regarding Lebanon, we call for respect for Lebanon's territorial integrity and sovereignty and affirm the importance of implementing UN Security Council Resolution 1701 of 11th August 2006, as well as a declaration on the cessation of hostilities issued on 26 November 2024.
Indian troops are deployed in UNIFIL, and we call for ensuring safety and security of peacekeepers. They carry out a vital mandate entrusted by this council, and they must not be targeted. India will also be sending medical assistance to Lebanon. Fourth, on Yemen, we remain committed to the unity, sovereignty, independence, and territorial integrity of the Republic of Yemen, condemn attacks on maritime navigation, emphasize that the protection of the vital Bab el-Mandab Strait and the southern Red Sea is a shared international responsibility and a matter of global interest, and remain opposed to attempts to undermine stability in the Gulf of Aden, the Arabian Sea, and the Indian Ocean. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इधर पाकिस्तान की तारीफ की है और ये जब कहा गया कि भाई संघर्ष विराम आपने किया था ईरान के साथ में, वो जारी है, इसके बीच में हमले जारी हैं, तो वो कहते हैं कि आई गिव ईरान अ ब्रेक एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वी स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग टू वॉर विद इंडिया। फिर वापस से भारत पाकिस्तान को खींच लाए। यू वुड हैव हैड अ न्यूक्लियर वॉर इफ इट वारंट फॉर मी। भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध हो जाता अगर मैं नहीं होता तो। बात पूछा गया ईरान संघर्ष विराम से लेकर, तारीफ कर दी पाकिस्तान की, वापस से घसीट कर लेकर आ गए ऑपरेशन सिंदूर को। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को। Military in the world, and I gave them a break at the request of Pakistan. The field marshal and the prime minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, they say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was a path to a nuclear weapon. This is a path against a nuclear. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid precedents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. भारत के लिए जरूरी है कि अमेरिका को क्लियर कट मैसेज दे, क्योंकि जब ईरान की तरफ से हमले हुए हैं और खाड़ी क्षेत्र में, यूएई में, सऊदी में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, हमारे नाविकों पर जो है हमले हुए, तब भारत ने ईरान के नाम को लेकर खंडन किया है। अमेरिका के हमलों में 2 भारतीयों की जान चली जाती है, लेकिन हम अमेरिका का नाम तक नहीं ले पाते अपने स्टेटमेंट्स में। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार उलझुल बातें करने के सिलसिले को उन्होंने जारी रखा हुआ है। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कह दिया एक पब्लिक इवेंट में कि इट इज इम्पॉसिबल टू फोर्स अ नेशन इनटू सरेंडर थ्रू एयर पावर एंड बॉम्बिंग। अब बमबारी करके और हवाई हमलों के जरिए आप हमसे आत्मसमर्पण नहीं करवा सकते हैं। गाजा, despite its small size, has not been forced into surrender after 3 years. 3 साल से इजराइल और हमास के बीच में जंग जारी है, नरसंहार जारी है, लेकिन गाजा नहीं झुका है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान, उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है कि दमास्कस और बेरूट, क्योंकि लेबनान पर जिस तरीके से इजराइल का क्रूर हमला जारी है निरंतर, उस पर उन्होंने कहा है कि टर्की सिक्योरिटी डज नॉट बिगिन ओनली फ्रॉम हाते, इट बिगिंस फ्रॉम एलेपो। Syriaca, it begins from Damascus, it begins from Beirut. We will show no tolerance for any fait accompli in the countries of our brothers. We will turn a blind eye to no attack against our brothers. तो उन्होंने धमकी दी है कि मैं भी यहाँ पर जंग में शामिल हूँगा। और जो एक आपकी आखिरी अपडेट है कि जो सबसे हेल्पलेस बॉडी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने कहा है कि the Middle East is being pulled deeper into a crisis and the consequences reach far beyond the region. कि अब क्षेत्र से बहुत ज्यादा बाहर है इसके consequences. This week has brought wider attacks and further deterioration where the ceasefire is more like a lesser fire.
डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बात की थी ना कि मिडिल ईस्ट में जब सीज़ फायर होता है, तो उसका मतलब होता है कि आप कम गोलियाँ चलाएँ पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे भी ग्यूटेरस ने वही कहा है कि ये सीज़ फायर का मतलब है कि थोड़ा-सा लेसर फायर है, लेकिन आग अभी भी जो है धू-धू कर जल रहा है। वी शुड नॉट मिनिमाइज़ द रिस्क्स ऑफ लेसर फायर बिकमिंग अ फुल फायर, कि एक बार फिर से ये पूरी जो है आग भड़क जाए। ऑल पार्टीज मस्ट वर्क टुवर्ड्स अ डिप्लोमैटिक सेटलमेंट। इन बातों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा आपका। यूएन ऐसा लग रहा है कि एक पेपरलेस बॉडी है, कोई अथॉरिटी नहीं है, आप वॉर को रुकवा नहीं पा रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं कि जॉर्डन ने कहा कि 5 ईरानी जो मिसाइलें हैं, उन्होंने गोले दागे हैं और उसको इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की बात की है जॉर्डन ने। उधर ईरान ने दावा किया कि जो अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन है, उसको उन्होंने मार गिराया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि दक्षिणी ईरान के जाम इलाके में MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। तीसरी बड़ी खबर आपने देखा कि हॉर्मुज़ के पास टैंकर पर जो है अमेरिकी हमला हुआ है ओमान तट के पास में, जिसमें 24 भारतीय समेत कुल मिलाकर 28 क्रू मेंबर सवार थे। 2 क्रू मेंबर की जो है जान जा चुकी है, एक लापता है। और रूस ने अमेरिका ईरान से हमले रोकने की अपील की है। मॉस्को ने कहा है कि आप लोग बातचीत कीजिए। कतर का प्रतिनिधिमंडल भी जो है वो तेहरान पहुंचा हुआ है बैक टॉक्स करने के लिए। तो हम ये यही कह सकते हैं कि ये युद्ध की ही शुरुआत है। संघर्ष विराम ऐसे तो नहीं होता ना कि आप इतनी जगह पर आप गोलीबार, लेकिन इन सब के बीच में इंडिया नीड्स टू शो स्पाइन। आपने एक अमेरिका के डिप्लोमेट को तलब कर लिया, जेसन मीक्स को तलब कर लिया। आपको याद है वो एपिसोड जब भारतीय डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े को लेकर यूपीए के टाइम में बहुत बवाल मचा था, विवाद मचा था। भारत ने अमेरिका के साथ रिश्तों को, डिप्लोमेटिक रिश्तों को डाउनग्रेड तक कर दिया था। नई दिल्ली स्थित भारतीय दूतावास की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और यहाँ हमारे भारतीय नाविकों की जान जा रही है। आप जो कड़ा रिस्पॉन्स आप ईरान को देते हैं, अब वही जवाब अब अमेरिका को भी दीजिए। बहरहाल इस ब्लॉग में मेरे साथ अभी बस इतना ही। तमाम अपडेट्स लगातार जारी हैं हमारे चैनल पर। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।